सबसे बड़ी वजह रही है नेपाल की, अगर हम इस मैच में हार की बात करें। जी हाँ, एक वजह जो आप सबके माइंड में इस वक्त भी चल रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन यकीन मानिए वो वजह तीसरे नंबर पर आ जाती है। उससे पहले दो ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से पहले ही कहीं ना कहीं लगने लगा कि ये मैच जो है वो नेपाल कहीं गंवा ना दे। 55 रन पे 4 विकेट दूसरी टीम के गिराने के बावजूद भी अगर हमें ये लगने लगे एक वक्त पे जाकर कि कहीं ये मैच टीम गंवा ना दे, डेफिनेटली वो जो दो और रीजंस हैं उन्हें क्रेडिट 100% जाएगा ज़रूर, जब आप समझेंगे क्या कि इस एनालिसिस में क्या कुछ निकल कर आ रहा है। यहाँ पर अगर बात करें, सबसे पहले टॉस जीता ओमान ने और बैटिंग करने का फैसला लिया। फैसला बिल्कुल सही था, उसमें कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर बात करें एन, जिस तरीके की, जैसे कि हमने अपने मैच रिव्यू में भी कहा था कि यहाँ पर अब ज़रूरी नहीं है कि आप टॉस जीते, आपके पहले आपकी पहले बॉलिंग भी आ सकती है। उस मौके पे ये मतलब नहीं कि आप ये सोचिए अरे हम तो हार ही गए मैच, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार है, वो है कि आप स्टंप टू स्टंप बॉल रखें, क्योंकि यहाँ पर वही कारगर साबित होता हुआ नजर आता है। और बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पैटर्न पे अगर मैं बात करूँ, जो शुरू का फर्स्ट फेस है, वहाँ पर नेपाल ने 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स कलेक्ट किए जब उन्होंने बिल्कुल स्टंप टू स्टंप बॉल रखी। अगर मैं बात करूं पहले स्पेल की करण केसी और संदीप लामिछाने की, बिल्कुल बहुत 55 पे 4 तक की बात है, बिल्कुल सही, बहुत ही शानदार उन्होंने बॉलिंग कराई है। स्टंप टू स्टंप जब भी रखा बहुत विकेट मिले हैं। और संदीप लामिछाने को देख लीजिए, चाहे आप करण केसी को देख लीजिए, दोनों एलबीडब्ल्यू हुए और फिर बोल्ड हुए, तो सारे स्टंप टू स्टंप रखे हुए हैं। और ये इस पिच पर बहुत ही अच्छे माइंडसेट से कराई हुई बॉलिंग का नतीजा है। जब आप ऐसे बॉलिंग कराएंगे, जब आप पिच को रेस्पेक्ट देंगे कि जिस तरीके की पिच है हमें उसके हिसाब से खेलना है, तो यही रिजल्ट निकल के आएगा। और जिस तरीके के पहले 10-15 ओवर में निकल के आया है। बिल्कुल। अब यहाँ पर आ जाता है रीज़न नंबर 1 हार का। जी हाँ, सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर अगर हम कहें तो वो आ जाते हैं यहाँ पे वही प्लेयर जिन्होंने करण केसी के साथ मिलकर सबसे बहुत अच्छी बॉलिंग शुरू में कराई थी, लेकिन यहाँ पर एज अ प्लेयर नहीं, एज अ कैप्टन। 55 रन पे 4 विकेट गिरने के बाद सामने की टीम में थे अयान खान और जीशान मकसूद। ये दोनों बैटिंग कर रहे थे, दोनों ही लेफ्ट हैंडर थे, दोनों ही क्रीज पे बिल्कुल फ्रेश थे, नए थे जब वो आए थे। यहाँ पर एक बहुत ही ब्लंडर कैप्टनसी हुई है। मुझे यहाँ समझ नहीं आता कि सुजान बारी से शुरू में 2 ओवर करा लिए गए, उसके बाद जब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन यहाँ पर आ रखे हैं, तो आप तुरंत उसी वक्त बिना वेट किए, आपके पास अगर कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो आप उसे तुरंत वहाँ पर एक्टिव करें। लेकिन यहाँ पर इनएक्सपीरियंस क्लियर नजर आता है संदीप लामिछाने का। वो और आगे भी आपको बताएंगे कि सिर्फ यही एक इंसिडेंट नहीं है, इस पूरे थ्रू आउट द इनिंग में और भी कई ऐसे इंसिडेंट आए हैं जहाँ पर संदीप लामिछाने बहुत बड़ा रीजन साबित हुए हैं एज अ कैप्टन नेपाल की इस हार के। यहाँ पर वहाँ पर पार्टनरशिप उन्होंने बिल्डअप होनी थी। वहाँ पर जब वो लड़ा रही थी टीम, वहाँ पर अच्छी खासी 31 रन की पार्टनरशिप ईशान और अयान के बीच में करवा दी, जिसकी वजह से थोड़ी सी सांस लेने लायक हालत जो है वो ओमान टीम की हो गई। जबकि वहीं पर पूरी तरह से प्रेशर देकर दबा देना था उस टीम को, अगर आप वहाँ पर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को लेकर आते और वो राउंड द विकेट उन 2 लेफ्ट हैंड्स को बॉलिंग करते। अयान का ये बेसिक नहीं है, अगर मैं बात करूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए संदीप लामिछाने ने जो क्रिकेट का जो फैक्ट है कहीं ना कहीं उसको भी पलट के रख दिया है अपने। अब आप इसे जिद कहें या फिर कुछ और कहें वो अलग बात है, उसके बारे में आगे बात कर लेंगे या फिर ज़रूर देखेंगे। पर जिद के चक्कर में ये कहीं ना कहीं ये हो गया कि उन्होंने फैक्ट को ही नज़रअंदाज कर दिया कि जब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन खेल रहा हो और उसके सामने हमें दिक्कतें पैदा करनी हो या विकेट लेना हो, तब हमें अपने अदर ऑप्शन के पास जाना चाहिए, क्योंकि ऑफ स्पिनर बहुत ईजी हो जाता है वाइड बॉल में। ये रेड बॉल क्रिकेट नहीं है जो ऑफ स्पिनर भी बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगा, बहुत एक्सपीरियंस है आपके ऑफ स्पिनर के पास। ये वाइड बॉल क्रिकेट है और क्रिकेट का फैक्ट है कि बैट्समैन लेफ्टी है तो लेफ्टी को लेके आइए, उसके लिए अंदर निकलेगी बॉल, पढ़कर बाहर निकलेगी, वो अलग अलग बॉलें डाल सकता है और अंदर खिला सकता है लेफ्टी के लिए। पर राइटी के लिए और ऑफ स्पिनर है तो उसके लिए वो बॉल पढ़कर बाहर निकलेगी, ज़्यादा आसानी होगी उन्हें खेलने के लिए। और सीधे हाथ का है, उल्टे हाथ का बॉलर होगा तो दिक्कत बहुत बढ़ जाती है लेफ्टी के सामने। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हैरान था मैं वहाँ पर देख कर कि जब दोनों लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे हैं, आप ज़बरदस्ती सांस लेने का भी मौका क्यों दे रहे हैं ओपोनेंट टीम को। 31 रन 55 पे 4 वाली टीम के लिए सांस लेना ही हुआ।
भारी भरकम सांस लेना लगता है कर दिया है। लगता है वो इस खुमारी में छा गए कि हम मैच खत्म हो गया है, हम जीत गए, वो बिल्कुल इस खुमारी में आ यही गए। एक प्रॉब्लम है। ये लगातार कहते हैं कि वनडे इंटरनेशनल में संदीप लामिछाने जो है वो इस शुरू में ये समझते हैं कि अगर मैंने 30-40 पर 3-4 विकेट ले लिए तो मैच खत्म हो गया, हम जीत गए। वनडे इंटरनेशनल में कितनी बार समझाया गया है कि वनडे इंटरनेशनल में बहुत लंबा वक्त होता है। अगर 15-20 ओवर में कोई टीम 30 पे 4 है, 40 पे 4 है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो टीम हार गई है। आप प्रेशर मत हटाइए उस टीम में से। लेकिन संदीप लामिछाने की यहाँ कप्तानी की बहुत ही ज़्यादा कहना होगा कि ख़राब कप्तानी यहाँ पर हुई है कि जब आप 2 लेफ्ट आर्मर्स को देख रहे हैं, वहाँ पर एंडर्स को देख रहे हैं, तो आपने सुशांत बारी को लगाए हैं। मुझे हैरानी होती है सेकंड स्पिनर्स को संदीप लामिछाने आलमोन बॉलिंग देते क्यों नहीं है अपने अंडर में। जब से संदीप लामिछाने ने कप्तानी संभाली है, मैंने हार्डली देखा है कि कोई दूसरा स्पिनर, प्रॉपर स्पिनर की मैं बात कर रहा हूँ, जो प्रॉपर स्पिनर होते हैं, दूसरा स्पिनर ने कभी भी अपना कोटा कंप्लीट किया हो, चाहे वनडे में हो चाहे T20 में हो, हार्डली देखने को मिलता है। पता नहीं कि प्रॉब्लम क्या है संदीप को, कोई पर्सनल ग्रज या पता नहीं क्या है, क्या कि दूसरे स्पिनर को वो प्रॉपरली तरीके से मौका देते नजर नहीं आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अयान यहाँ पर। उसके बाद 31 रन के बाद वहाँ पर चलिए अयान खान भी आउट होते हुए नजर आए। करण केसरी ने एक अच्छी खासी अंदर की तरफ बॉल रखी, अयान खान ने रूम बनाने की कोशिश की और सीधा 30 यार्ड में विकेट मिड ऑफ में अपना दे बैठे। तो आधी टीम वहाँ पर पवेलियन लौट गई, फिर भी लगभग 85 के आसपास स्कोर पे। अब यहाँ से मैं फेस की बात करूँ एंड पूरी तरह से बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करूँ, यहाँ पर आ जाता है सेकंड रीजन, और वो है बहुत ही पुअर बॉडी लैंग्वेज फील्डिंग के दौरान। एंड सेकंड हाफ की अगर मैं बात करूँ, 25 से लेकर 50 ओवर तक जो फील्डिंग रही है, लगभग न जाने कितने रन 30 यार्ड से निकालने की कोशिश करी है जीशान ने अपनी बदौलत। और लाइन और लाइन की बात करें, चाहे संदीप की बात करें, वहाँ पर पूरी तरह से जो मिडिल स्टंप है उससे कहीं और ही जाते रहे हैं। स्टंप टू स्टंप बॉलिंग सिर्फ एट द एंड करण केसी की ही रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही पुअर बॉलिंग हुई है सेकंड हाफ में। जैसे मैंने कहा, बोलने के लिए नहीं है कि संदीप को लगा होगा कि अब 86 पे 5 हो गए हैं, हम मैच जीत गए हैं, हमें बहुत शायद खुमारी में आ गए हैं, तो उन्हें, लेकिन अब शायद वो किसी की सुनते नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई सुनते, पहले से अगर ऐसा माहौल बना के रखते, तो कोई प्लेयर वहाँ आके बोल सकते थे कि भाई मैच ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हम मैच में हैं। लेकिन किसी ने कहा नहीं होगा, खैर चलिए। लेकिन इस तरीके का माइंडसेट रखना वनडे क्रिकेट में ये बहुत बहुत मुश्किल में डाल देगा। और अभी एग्जैक्टली हमने यही देखा। और देख लीजिए, अकेले एक प्लेयर ने, सिर्फ एक प्लेयर ने एक पूरी की पूरी टीम को हार के मुंह से जीत में पहुंचा दिया, और 13 रन से वो जीत भी गई। बिल्कुल, आप बताइए, मैं क्लियरली कहना चाहूँगा बहुत ही पुअर कैप्टनसी हुई है। वो अभी भी T20 मोड की कप्तानी के तौर पर देखते हैं वनडे के क्रिकेट को भी। वनडे क्रिकेट का फेस बहुत अलग होता है, चीज़ें बहुत अलग होती है। यहाँ पर फेस दर फेस चलता है। शुरू के 15 ओवर में सिचुएशन एक है, जरूरी नहीं है कि शुरू बाद के 15 ओवर में वही रहे और फिर लास्ट के 15 ओवर में भी वही रहे। जिशान मकसूद की यहाँ पर अहम तारीफ करनी होगी, जिस तरह की इनिंग रही है, 100% वन ऑफ द बेस्ट इनिंग मैंने देखी है। 100 की अगर बात करूँ तो ये वन ऑफ द बेस्ट 100 में आएगा। क्या शानदार इनिंग उनकी रही है, 55 रन पे 4 है। डेफिनेटली संदीप लामिछाने की बहुत पुअर कैप्टनसी का भी बहुत बड़ा नतीजा है, लेकिन उनकी तरफ से जो एफर्ट है उसको 10 आउट ऑफ 10 जरूर से जरूर यहाँ पर जाएगा। किस तरह से आप देख रहे हैं इस 100? बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत खुश हैं, जैसे कि हमने कहा भी था कि ओमान के लिए इनको चलना बहुत जरूरी है। सेकंड डाउन, बिल्कुल, और यही हुआ एग्जैक्टली। तो खुश है बहुत कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आया, टीम के लिए आया है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत कैप्टनसी नॉक आया है, ये टीम के लिए देखने लायक होगा। और ओमान के प्लेयर्स को इससे बहुत जल्दी सीखना होगा कि आपके कप्तान अब रन बना रहे हैं, तो प्लीज़ अब आप लोग भी साथ दीजिए, क्योंकि हर टाइम फॉर्म और रिदम साथ नहीं रहता। ये बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने इनिंग खेली है। बिल्कुल 212 रन चेस करने थे इस ग्राउंड पे, और किसी भी हाल में अगर मैं कहूँ तो ये चेजेबल थे, बिल्कुल चेजेबल थे। आप जो अभी जो सीरीज गई है स्कॉटलैंड और यूएई वाली, उसके अगर आप लास्ट के 4 मैचेस उठा के देखेंगे तो सारी चेस करने वाली टीमों ने कंफर्टेबली वहाँ पर चेस किया है। किसी ने 45 ओवर तक कर दिया, किसी ने 44 ओवर तक कर दिया, किसी ने 46 ओवर तक कर दिया, किसी ने 43 ओवर तक कर दिया। यानी अभी भी बहुत बॉलें बची थी और सक्सेसफुली चेस कर दिया, क्योंकि है 205, 210, 215, 220, 220 तक अगर आप रोक लेंगे समझे मैच में कहा था, तो आप आसानी से इस मैच को जीत सकते हैं। अब यहाँ पर आती है वो प्रॉब्लम इस टीम की जो कहीं ना कहीं बड़ी पिक्चर के सामने सबको नजर आती है, लेकिन उसके पीछे जो बड़े रीजंस होते हैं वो लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको वापस लेके चलेंगे हम जिम्बाब्वे ए टूर की तरफ।
बिल्कुल। और जिस तरीके यही एंड सबसे बड़ी बात, जी हाँ, मैं अपनी लाइन खत्म कर दूं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इस टीम की, जब हम लगातार कहते हैं, जब आपके सामने एक और दूसरे रिनाउंड राइटर्स भी कहते हैं, अनिल आकर्षण कितने सात बार ये कहा, इतनी ज़्यादा स्क्वाड चेंज, प्लेयरों पे काम बिना करके हर टूर में अलग अलग प्लेयर, अलग अलग पेयर, अलग अलग ओपनर, अलग अलग डाउन, पूरी तरह से कहीं ना कहीं कोई सिस्टम, कोई मैनेजमेंट इस टीम में नज़र नहीं आता जब भी ये टीम वनडे क्रिकेट खेलते हुए नजर आती है, और कोच सर पूरी तरह से गायब हुए नजर हुए आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये पता नहीं कब दूर होगा, कब इस चीज़ को सुधारा जाएगा। टीम एग्जैक्टली ऐसी नहीं होनी चाहिए थी जैसी नज़र आई है। टीम ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि गलती बॉलिंग लाइनअप में भी हुई है, और वहाँ पर भी एक गलती देखने को मिली है कि तीसरा पेसर नहीं मिल रहा, उसके आप आरिफ शेख को ओवर दे रहे हैं, उसी के साथ चलिए अब चौथा बॉलर भी लिया तो उसे ओवर भी नहीं, बिल्कुल 4 ओवर, लेफ्ट हैंडेड वहाँ पर शतक मार रहे हैं और सुशांत बारी बाउंड्री पे खड़े। मुझे समझ में नहीं आता क्या बोला जाए इसको लेके, कि एक प्रॉपर बॉलर खिला रखा है, इतना अच्छा बॉलर है, उनको मौका ना देकर। लेकिन जब बैटिंग में इस एक ऐसे प्लेयर को बुलाना जो कई टाइमों से मैच नहीं खेले हैं, उनको डायरेक्ट बुलाकर यहाँ ओपनिंग कराना, तो ऐसे ही रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन होगी। जिन्होंने प्रैक्टिस मैच खेला, जिम्बाब्वे के साथ खेला, वो लोग यहाँ है ही। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर रही है। आप प्रैक्टिस मैच में किसी और को खिला रहे हैं, आप जिम्बाब्वे ए वाली सीरीज में किसी और को खिला रहे हैं, और जब मेन मैच आ रहा है तो कोई और यहाँ पर खेलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि आपके स्क्वाड में प्लेयर्स हैं, आप एक स्क्वाड में अलग प्लेयर रखते हैं, उसमें अलग प्लेयर रखते हैं। अब यहाँ पर एंड ओपनिंग में जैसे कि लगाई था कि सुभाष ठाकुरेल और सुनील दमाला को यहाँ भेज दिया जाएगा, और वही हुआ, जबकि हम चाहते थे कि देव खन्ना और सुनील दमाला यहाँ पर ओपनिंग के लिए आए। लेकिन खैर अलग बात है, सुभाष ठाकुरेल आए, और शुरू के जो विकेट्स की अगर मैं बात करूँ, देव खन्ना ने थोड़ी सी प्रॉमिसिंग वहाँ पर इनिंग जरूर दिखाई है, क्योंकि देव खन्ना का मैंने देखा, प्रैक्टिस गेम में भी देखा था, देव खन्ना जो है बॉल्स के साथ साथ रन्स भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुनील दमाला जो है पूरी तरह से सेल में चले जाते हैं। आप कल की बैटिंग में देखिए, मेरे ख्याल से शायद 37-38 बॉलों ने खेली है और 12 या 14 रन 12 रन उन्होंने निकाले हैं। वहीं पर आप देव को देखेंगे तो वो 30 क्रॉस करने में कामयाब रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर नजर आती है, देव और सुनील दमाला की जो डिफरेंस है वो नजर आता है। सुनील दमाला का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नजर आता है। वो क्यों आता है? जब इतने लंबे वक्त के बाद आप इंटरनेशनल क्रिकेट किसी को खिलाने लग जाएंगे तो फिर यही हाल जरूर होना है। बिल्कुल, क्यों आज अपना डेब्यू कर रहे थे। बिल्कुल सही। तो ये सब चीज़ें बहुत गौर करने की हैं, और इससे प्रेशर तो बनता है जब आपके ओपनिंग टॉप 3 ही ऐसा करेंगे। देव खन्ना बहुत अच्छा खेल रहे थे, पर अच्छा खेलना और टीम को जीत दिलाने में बहुत अंतर है। आप तीनों बोल्ड हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, तीनों बोल्ड हुए हैं, ये अजीब है। और इससे पता चलता है कि ओमान ने और बहुत अच्छे लाइन और लेंथ से बॉलिंग कराई है, डिसिप्लिन वे में, खासकर जिशान मकसूद हो, बिलाल खान हो, खबर अली हो, एक्सीलेंट बॉलिंग हुई है। बिलाल खान ने फिर वापसी की है ज़बरदस्त। और देव खन्ना 34 रन बनाए ज़रूर हैं, पर और अच्छा कर सकते थे। रोहित पुड़ैल आए, उसके बाद वो भी आउट होते चले गए। एक कंसिस्टेंसी, एक कोई ऊपर का जो हमने कहा था कि किसी को जमना होगा, टिकना होगा, लंबी इनिंग खेलनी होगी, वो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही। अगर आपने मैच में सुना होगा तो हमने वहाँ पर कहा था कि ऊपर से अगर कोई एक प्लेयर नीचे तक जाता है तो डेफिनेटली आरिफ शेख को आपको नीचे रखना होगा। और देखिए आप, आरिफ शेख जब अपने नीचे वाले डाउन में आए तो बहुत बेहतर खेले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगले मैच में उन्हें 1 डाउन भेजना स्टार्ट करें। अब फिर ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि फिर वही होगा, आरिफ शेख ऊपर से जरूर आएंगे, नीचे कोई नहीं मिलेगा। यही प्रॉब्लम होती है और यही सबसे बड़ी दिक्कत रही है, ऊपर से कोई भी प्लेयर नहीं आया। एंड दीपेंद्र सिंह ऐरी T20 में जितने बड़े नाम हैं उतना ही पुअर परफॉर्मेंस उनका ओडीआई में निकल कर आता है। यहाँ पर भी इतने इंपॉर्टेंट मैच में वो फिर से कहीं ना कहीं टीम को मजदार में छोड़ दी। बिल्कुल सही कहा आपने। कंसिस्टेंसी नहीं मिल रही है मिडिल ऑर्डर में, और ये बहुत बड़ा एक सेटबैक है कि आप इतने बड़े टूर्नामेंट में हैं और आपके पास एक बेटर मिडिल ऑर्डर नहीं है। और इसको लेकर दीपेंद्र सिंह यानी जिस तरीके से T20 खेलते हैं, अगर उसका 50-60% भी यहाँ खेल पाते तो टीम को बहुत हेल्प होती, पर उतना भी नहीं होता है। तो ये मैं डायरेक्टली बोलूँ तो सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये बेटर ऑप्शन है ओडीआई में, या फिर हमें किसी स्पिनर के ओवर, एक प्रॉपर स्पिनर के ओवर कटवा कर एक इनको खाली बॉलिंग के लिए हम टीम में लेके जा रहे हैं कि 10 ओवर इनको कराएंगे, एक किसी स्पिनर को हम जगह नहीं देंगे टीम में। संदीप भी हमारे एक स्पिनर है, एक ही स्पिनर बन के रहेंगे, 20 साल 30 साल वही खेलेंगे स्पिनर के तौर पर। ऐसा सोच रहे हैं तो उस तरीके से सोचिए। अगर टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर सोच रहे हैं प्योर, तो कुछ करिए, चेंज करिए, वरना फिर अगर ऐसे ही चला तो मिडिल ऑर्डर अगर एक बार क्रैक हो गया तो कहीं से भी कुछ नहीं सुधरेगा। चाहे ओपनिंग में 200 मार लीजिए, चाहे लोअर ऑर्डर में 300 रन मार लीजिए, अगर मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग नहीं है तो
कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी एक कंसर्न यहाँ पर नज़र आ रही है। दीपेंद्र सिंह हैरी के बल्ले से रन्स निकल नहीं रहे वनडे की अगर हम बात करें। वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में तो और भी बुरा हाल है उनके रिकॉर्ड्स की, अगर मैं यहाँ पर आपके सामने रिकॉर्ड्स पर करूँ। खैर, अब यहाँ पर एक फेस और आता है यार, जो लोअर ऑर्डर फेस है। लगातार हम ये चीज़ कहते रहे हैं कि सोमपाल कामी को भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से 25-30 की इनिंग जो है वो स्टेप अप कर अब टीम के लिए देनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर वो हो जाता है। लेकिन आज भी एक बहुत अच्छा मौका था कि वो आरिफ के साथ अपनी इनिंग को बिल्डअप करते, आरिफ का साथ देते, तो कहीं ना कहीं प्रेशर बहुत कम होता, तो एट द एंड जाके शायद इस मैच को नेपाल अपने मैच ग्रैप में कर सकता था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होता हुआ नजर नहीं आया। उस फेस को आप किस तरह से देखते हैं? सोमपाल कामी को 25-30 रन का जो योगदान है वो टीम को अब कहीं ना कहीं देना शुरू करना होगा, और आज एक और बहुत बड़ा मौका था लेकिन वो चूक गए। बिल्कुल सही कहा आपने। और करण केसी और सोमपाल कामी की जो बॉलें हैं, जी हाँ, जिन्होंने 25 बॉलें दोनों ने करीब खेली हैं और इसमें रना बॉल भी नहीं आया है, तो ये भी बहुत बड़ा एक कंसर्न ज़रूर है कि एक थोड़ा सा बैटिंग आना बहुत ज़रूरी है। अब क्रिकेट बदल गया है, ऐसा नहीं है कि बॉलर लोगों को कुछ कहेगा नहीं या कुछ होगा नहीं। अब बॉलर लोग भी थोड़ा अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी टीमों के कर भी दिए हैं। जैसे आप नामीबिया को देखिए, उनके पास भी बॉलर हैं जैसे स्मिथ, फ्राइलिंग, लेकिन ऐसे इस तरीके के बॉलर होंगे तो टीम तो धन्य हो जाएगी फिर, कि बॉलिंग में भी आप अच्छे हैं, बैटिंग भी आप कर लेते हैं। तो इस तरीके का होना चाहिए, 30-40, 35 रन, 40 रन ये बनाने आने चाहिए और बॉलिंग भी साथ में ज़रूर होनी चाहिए। तो इसका भी खामियाजा एक लोअर ऑर्डर में दूसरी टीम को समझ में आ जाता है कि अरे इनका तो लोअर ऑर्डर वीक है, तो बस हमें जो काम करना है मिडिल ऑर्डर में करना है, बस वहीं मिडिल ऑर्डर में हमें डेंट मारना है, बाकी लोअर ऑर्डर तो कुछ है नहीं। दूसरी टीम को पता चल गया तो फिर दिक्कत तो खड़ी होनी ही। बिल्कुल, और आज की तरह ही मैं आपको इससे रिलेटेड एक एग्जांपल दूं। अभी जो स्कॉटलैंड पीएनजी और ओमान की सीरीज़ हुई थी, वहाँ पर एक ओवर में 14 रन चाहिए थे स्कॉटलैंड को। तब बैटिंग में थे मार्क वार्ड और सामने थे बिलाल खान। मार्क वार्ड ने 14 रन बिलाल खान के ओवर में मार दिए। देखिए आप, वो भी बॉलर है, वहाँ पर भी उन्होंने इनिंग खेली, और ऐसे नहीं कि वो सिर्फ उसी ओवर में आए थे, उससे पहले वो इनिंग बिल्डअप करके आए। 37 करीब उन्होंने मारे हैं, नॉट आउट अपनी टीम को जीत दिलाई है। यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आप भी अपनी जिम्मेदारी लें कि नहीं, मेरा काम सिर्फ बॉल से नहीं था, मुझे बैटिंग से भी स्कोर करना है, और यहाँ पर लोअर ऑर्डर में भी कम से कम कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। जब आप देख रहे हैं सामने एक सेट बैट्समैन है, उसके बाद आप अपना विकेट गंवा देते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप शायद उनकी इस मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं। एंड इसी बीच में एक और प्लेयर है विनोद भंडारी, किस तरह को देखते हैं आप? 40-45 बॉलें और 12-14। देखिए अभी टाइम भी काफ़ी हो गया है और उनके बारे में अगर बात करेंगे तो टाइम वेस्ट ही होगा। वैसे भी हमने कभी कहा नहीं कि उनको रखना है टीम में, दिल्ली क्रिकेट ने कभी ऐसा कहा नहीं था, वो उनकी चॉइस है। संदीप लामिछाने की बहुत ग्रेट चॉइस है, उन्होंने कुछ ज़रूर एक्स्ट्रा देखा होगा जो दिल्ली क्रिकेट नहीं देख पाया या जो फैंस नहीं देख पाए, शायद वो संदीप लामिछाने देख गए। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्लियरली है एट द एंड, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो ओमान ने बहुत ही बेहतरीन जीत यहाँ पर दर्ज की है। और जैसे कि आपके सामने नज़र आया है कि 70 या 80% ऑफ विकेट जो है इस मैच में वो स्टम्प टू स्टम्प बॉल रखने वाले बॉलर्स को ही मिले हैं। तो कहीं ना कहीं बॉलर्स ने जो चीज़ फिर भी रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की, फिर भी मैं मानता हूँ, आप चाहे इस पर यकीन करें चाहे इसमें आप साथ हो ना हो, लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ 212 रन सिर्फ और सिर्फ संदीप की पुअर कैप्टनसी की वजह से बने हैं। मुझे नहीं लगता कि दिशान मकसूद यहाँ पर शतक कर सकते थे अगर कुछ बेहतर यहाँ पर एक्सक्लूजन अगर होता संदीप लामिछाने की तरफ से। बहुत ही पुअर कैप्टनसी हुई है। 55 पे 4 के बाद उन्हें लगा ये T20 मैच है, एक आध ओवर के बाद हमारी बैटिंग आने वाली है, ये सबसे बड़ी भूल थी यहाँ पर। और कोच सर की मैं यहाँ पर एक बार जाते और बात करना चाहूँगा। जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट ओमान के कोच का दिख रहा था, वो बाउंड्री पे नजर आ रहे थे, बार बार अपने प्लेयर्स को बोल रहे थे यहाँ फील्डिंग लगाइए, ये करिए, वो करिए, बॉलिंग वहाँ दीजिए, बैटिंग में भी एकदम रोप पे थे साथ में। पूर्ण सर का कहीं नजर नहीं आती। बिल्कुल सही कहा आपने, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये बहुत देखा है। स्कॉटलैंड के कोच को देखा है, नामीबिया के कोच को देखा है, पर नेपाल के कोच में ये बात नज़र नहीं आती कि कोई वहाँ ग्राउंड पे रहे, रोप के पास रहे, फील्डिंग के टाइम रहे। फील्डिंग के टाइम रहना बहुत ज़रूरी है, बैटिंग के टाइम नहीं, फील्डिंग के टाइम रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप बता सकें कि कप्तान क्या गलती कर रहा है, ताकि वो टीम पर भारी ये यहाँ पर इंडिविजुअल गेम नहीं चल रहा है कि एक प्लेयर है, एक ही प्लेयर को खेलना है सब कुछ। यहाँ पर आप अपने देश के लिए खेल रहे हैं, क्रिकेट सब अपने अपने देश के लिए खेलते हैं, कोई इंडिविजुअल के लिए नहीं खेलता कि अरे मैं ही खेल रहा हूँ बस। अगर मैं खेल रहा हूँ तो ज़रूर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई गेम बनाइए जहाँ पर मैं हो, देश ना हो।
अगर देश के लिए है तो थोड़ा सा सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, सबको करने की ज़रूरत है। अपने पर्सनल जो ग्रजेस हैं कि भाई एक स्पिनर को नहीं दूंगा, मैं दीपेंद्र सिंह यारी को ही ओवर दूंगा, सुशांत मारी वहाँ बैठे हुए हैं, उनको कोई ओवर देता नहीं है, पता नहीं कौन सी कप्तानी है, समझ से परे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। वही आखिरी में एक ही सवाल होगा, लेफ्ट हैंड बैट्समैन खेल रहे हैं आपके सामने, लेफ्ट हैंड बैट्समैन आपके आपके उस टीम के हीरो है, मैन ऑफ द मैच है, उसके बावजूद आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर ने 6 ओवर क्यों नहीं कराया? इसका एक प्रॉपर रीज़न अगर संदीप समझा पाए तो ज़रूर समझाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जिस तरह के फैक्ट्स और एनालिसिस हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं उसको पूरी तरह से कहीं ना कहीं 360 डिग्री में तब्दील करने में संदीप बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही पुअर कैप्टनसी मैं अभी भी कहूँगा इस हार की सबसे बड़ी वजह अगर कोई है तो वो संदीप की कप्तानी है। बैटर्स तो बाद में आते हैं, लेकिन पहले संदीप की कप्तानी 211 पहुंचने ही नहीं थे 55 पे 4 के बाद। इतनी ज़्यादा पुअर कप्तानी यहाँ पर